हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक माय वीडियोस। इफ़ यू लाइक माय वीडियोस देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए शुरू करते हैं 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट। तो बेसिकली बात करते हैं कि सॉलिड होता क्या है। तो सॉलिड एक मैटर की एक फॉर्म है। सब जानते हैं कि मैटर की 3 फॉर्म होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लिक्विड और गैस हम +1 में स्टडी कर चुके हैं। अब हम इस चैप्टर में सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। तो सॉलिड वो होता है जिसकी एक डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होती है। इसके पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस बहुत ही कम होता है। तो सॉलिड 2 प्रकार का होता है, एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक होता है अमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है? वो सॉलिड जिसके कंस्टेंट पार्टिकल की रेगुलर अरेंजमेंट हो 3 डायमेंशनल स्पेस में, उसको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड। A solid is said to be crystalline if its constituent particle have regular arrangement in 3 dimensional space। और amorphous solid क्या होता है? वो उसकी डेफिनेशन बिल्कुल सेम टू सेम क्रिस्टलाइन सॉलिड जैसी है, बस इसकी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की इरेगुलर अरेंजमेंट होती है। तो amorphous solid क्या होगा? A solid is said to be amorphous solid if its constituent particle have irregular arrangement। उसको हम क्या कहेंगे? amorphous solid कहेंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आता है, तो इसके बीच में डिफरेंस आता है अमोर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड के बीच में। तो अमोर्फस सॉलिड क्या होता है? इन डिसॉल्व्ड कांस्टेंट पार्टिकल हैव इरेगुलर अरेंजमेंट। और क्रिस्टलाइन सॉलिड इसके कांस्टेंट पार्टिकल के बीच क्या होती है? रेगुलर अरेंजमेंट होती है। तो अमोर्फस सॉलिड की इरेगुलर अरेंजमेंट होती है, तो इसलिए ये लेस हार्ड होते हैं, और ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो ज़्यादा हार्ड होते हैं, दे आर वेरी हार्ड। और जब हम अमोर्फस सॉलिड को कट करते हैं तो ये फाइन क्लीवेज शो नहीं करते, मतलब इनका सरफेस जो वो होगा खुरदरा होगा, इसलिए दे डू नॉट शो फाइन क्लीवेज। इसके एग्जांपल है प्लास्टिक, ग्लास, पीवीसी। और जब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट करेंगे तो इनका सरफेस बिल्कुल प्लेन होगा। एग्जांपल NaCl, KCl, डायमंड। आगे नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ, दे आर शॉर्ट रेंज ऑर्डर। इनका जो रेंज का ऑर्डर होता है वो शॉर्ट होता है, मतलब कम रेंज में होता है, और ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर के होते हैं। दे आर आइसोट्रोपिक एंड दे आर एनिसोट्रोपिक। अब आइसोट्रोपिक और एनिसोट्रोपिक क्या होते हैं? आइसोट्रोपिक वो सब्सटेंस होते हैं जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी हर डायरेक्शन में चेंज होती रहती है, उसको हम एनिसोट्रोपिक कहते हैं। और आइसोट्रोपिक जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी हर डायरेक्शन में सेम रहती है, उसको हम आइसोट्रोपिक कहेंगे। उनकी डेफिनेशन ये दी हुई है। अब हम आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 6 पे। दे मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब थोड़े टेम्परेचर पर मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं। और दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड को मेल्ट करने के लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। अमोर्फस सॉलिड, दे आर सुडो सॉलिड। सुडो सॉलिड मतलब कि ये रूम टेम्परेचर पे स्लोली मतलब आराम से पिघलना शुरू कर देते हैं। मतलब ये पिघलते हुए दिखेंगे नहीं हमें, लेकिन ये आराम से पिघलना शुरू कर देते हैं। जैसे ग्लास हो गया, कुछ बिल्डिंग्स के ग्लास कुछ टाइम के बाद अपने आप नीचे से मोटे हो जाते हैं, उसको वो क्या होते हैं? सुडो सॉलिड होते हैं। और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो क्या है? ट्रू सॉलिड है, मतलब ये रूम टेम्परेचर पे नहीं पिघलते। अब हम आगे चलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के ऊपर। इस डिफरेंस के बाद बच्चों एक टॉपिक आता है, उसमें अमोर्फस सॉलिड के यूज दिए गए हैं, वो हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसमें से एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन पक्का बनता है और वो एग्ज़ाम में पक्का आता है, तो हम उसको कंसेप्चुअल क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। अब है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस 3 टाइप के होते हैं, वंडर वॉल फोर्सेस, डाइपोलर फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनको हम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कहते हैं। अब हम बात करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सी है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। उसके बाद होते हैं डाइपोलर, और उसके बाद होती है वंडर वॉल फोर्सेस। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड की क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ये बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट नंबर पर होता है आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड क्या होता है? दो सब्सटेंस विच एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट ड्यू टू आयनिक लिंकेज। वो सब्सटेंस जो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं आयनिक लिंकेज के कारण, उसको हम आयनिक सॉलिड कहते हैं। एग्जांपल NaCl, KCl, कैल्शियम कार्बोनेट। मेटालिक सॉलिड वो सब्सटेंस जो एग्जिस्ट करता है सॉलिड स्टेट में किसके कारण? मेटालिक लिंकेज के कारण, उसको हम मेटालिक सॉलिड कहते हैं। इसके एग्जांपल हैं सोडियम, आयरन, जिंक, ऑल मेटल एंड अलॉयस। मतलब जो भी हमारे पीरियोडिक टेबल में जो भी मेटल हैं और अलॉयस है वो सारे मेटालिक सॉलिड है। हम बात करते हैं कोवलेंट सॉलिड की। दो सब्सटेंस विच एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट ड्यू टू एक्सटेंडेड 3D कोवलेंट लिंकेज, मतलब जो बढ़ती रहती है जिनकी चैन, उसको हम एक्सटेंडेड 3D कोवलेंट लिंकेज कहते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट, इसमें हर कार्बन 6 कार्बन से जुड़ा होता है। सॉरी फ्रेंड्स,
ये देखिए अब ऐसे ही ये अपनी लिंकेज बनाता रहता है। तो मतलब ये आगे आगे इंक्रीज होती रहेगी। ऐसे ही इसको हम एक्सटेंडेड 3D कोवलेंट लिंकेज कहते हैं। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। कोवलेंट सॉल्ट के एग्जांपल है सिलिका, डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिकॉन, कार्बाइड। मोलिकुलर सॉलिड, दो सब्सटेंस विच एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, मतलब जो उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती है उसके कारण वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। इसका एग्जांपल है एसिड, P4, आइस एट्सेट्रा। अब हम बात करते हैं मोलिकुलर सॉलिड के टाइप्स के बारे में। मोलिकुलर सॉलिड 3 टाइप्स का होता है। एक होता है नॉन पोलर सॉलिड, एक होता है पोलर सॉलिड और एक होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नॉन पोलर सॉलिड वो सब्सटेंस होता है जो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है वन डबल फोर्सेस के कारण। एग्जांपल I2 एसिड, P4। पोलर सॉलिड वो सब्सटेंस जो एग्जिस्ट करता है सॉलिड स्टेट में डाईपोलर फोर्स के कारण, जैसे एग्जांपल है HCl। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो सब्सटेंस जो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शन के कारण। इसका एग्जांपल है आइस। अब हम बात करते हैं क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस के बारे में। क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस होता है रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ अ क्रिस्टल, मतलब किसी क्रिस्टल के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की रेगुलर अरेंजमेंट 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस। रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ अ क्रिस्टल इन अ 3 डायमेंशनल स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। अब हम बात करते हैं यूनिट सेल की। यूनिट सेल बच्चों नाम से पता चल रहा है, यूनिट मतलब एक छोटा, यानी कि द स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल पोर्शन ऑफ कंप्लीट स्पेस लैटिस, मतलब किसी स्पेस लैटिस का स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल पोर्शन विच मैन रिपीटेड ओवर एंड अगेन इन डिफरेंट डायरेक्शन, जो वापस रिपीट होता है किसी अलग डायरेक्शन में, प्रोड्यूस द कंप्लीट स्पेस लैटिस, जिससे क्या बनता है, कंप्लीट स्पेस लैटिस बनता है। उसको हम क्या कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं। यूनिट सेल का एग्जांपल हम अपने रूम से भी ले सकते हैं। हमारा रूम एक यूनिट सेल जैसे ही है। अब हम बात करते हैं यूनिट सेल के टाइप्स के बारे में। तो यूनिट सेल 7 टाइप्स का होता है। तो बच्चों ये आपको खुद याद करने पड़ेंगे, हम एक बार आपको बता देते हैं। फर्स्ट टाइप में अल्फा इजिकल बीटा इजिकल गामा, तीनों एंगल बराबर होते हैं, यानी कि और जो अल्फा बीटा गामा वो आपके एंगल है और ABC जो है वो आपकी लेंथ है। ऐसे हमारे रूम में होता है। हमारे रूम में अल्फा बीटा गामा मतलब हम लेट कर सकते हैं, जो ABC है वो हमारे रूम की लेंथ, ब्रेथ और हाइट है, और जो अल्फा बीटा गामा है वो उनके एंगल है। तो जब अल्फा इजिकल बीटा इजिकल गामा होगा, मतलब तीनों एंगल बराबर होंगे और तीनों किसके इक्वल होंगे, 90 डिग्री के, तो A इजिकल B इजिकल C, यानी कि लेंथ उनकी बराबर है। तो क्या होगा, एक क्यूबिक टाइप स्ट्रक्चर होगा। उसका एग्जांपल है NaCl और KCl। जब अल्फा इजिकल बीटा इजिकल गामा इजिकल 90 डिग्री, मतलब तीनों एंगल बराबर हैं, लेकिन जो उनकी लेंथ है A इजिकल B, यानी कि A और B तो इक्वल हैं, लेकिन B इज़ नॉट इक्वल टू C, तो क्या होगा, उसका वो कैसा स्ट्रक्चर होगा, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल हो गया व्हाइट टिन, कैल्शियम सल्फेट और टैलेनियम ऑक्साइड। अब हम बात करें थर्ड की, अल्फा इजिकल बीटा इजिकल गामा इजिकल टू 90 डिग्री, जब तीनों एंगल बराबर है लेकिन कोई भी लेंथ बराबर नहीं है, वो क्या स्ट्रक्चर होगा, ऑर्थोगोनल। एग्जांपल है पोटेशियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट। फोर्थ, व्हेन अल्फा इजिकल गामा इजिकल टू 90 डिग्री, बट ये किसके इक्वल नहीं है, बीटा के इक्वल, और कोई भी लेंथ भी इक्वल नहीं है, तो एक स्ट्रक्चर होगा मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर। एग्जांपल है सोडियम सल्फेट 10H2O। अब हम बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, व्हेन अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब कोई भी इक्वल नहीं है और लेंथ भी इक्वल नहीं है, तो स्ट्रक्चर कैसा होगा, ट्राइक्लिनिक स्ट्रक्चर। एग्जांपल है K2Cr2O7 कॉपर सल्फेट .5H2O। सिक्स्थ की, अल्फा इज इक्वल बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, A इज इक्वल B इज इक्वल C, ट्राइगोनल स्ट्रक्चर होगा, सोडियम नाइट्रेट, आइस, आर्सेनिक, स्टीबाइन, बिस्मिथ, इसके एग्जाम्पल हैं। सेवन्थ, अल्फा इज इक्वल बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब अल्फा और बीटा इक्वल हैं और किसके एंगल के इक्वल है, 90 डिग्री के, और गामा 120 डिग्री यानी कि 120 एंगल के इक्वल है। तो A इज इक्वल B बट B इज नॉट इक्वल टू C, स्ट्रक्चर होगा हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। एग्जांपल इसके आइस, ग्रेफाइट, मैग्नीशियम, जिंक, कैडमियम, जिंक ऑक्साइड, सिल्वर आयोडाइड, लेड आयोडाइड। हम बात करते हैं स्पेस लैटिस के टाइप्स के बारे में। तो स्पेस लैटिस 2 टाइप्स की होती है, एक होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल और एक होता है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल वो यूनिट सेल जिसके अंदर जो हमारे पार्टिकल है वो कहाँ पे है, कॉर्नर प्रेजेंट होते हैं, उसको हम प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। मैंने आपको कहा था कि हम यूनिट सेल को हमारे रूम के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। अब हम लेट करते हैं कि हमारे रूम में टोटल कितने कॉर्नर होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं, मतलब प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर हमारे हर रूम के हर एक कॉर्नर पर एक एक पार्टिकल प्रेजेंट होगा।
नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल वो यूनिट सेल जिसमें पार्टिकल कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर के साथ साथ किसी अलग पोर्शन पर भी, मतलब द यूनिट सेल इन विच पार्टिकल आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज सम अदर पोर्शन आर कॉल्ड नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। मतलब हमारे रूम के कॉर्नर पर पार्टिकल होगा ही होगा, उसके साथ साथ हमारे रूम के दीवारों पर या हमारे रूम के किनारों पर या फिर कहीं पर भी एक अलग, या फिर रूम के सेंटर पर भी हो सकता है, यानी कि एक अलग से एक पार्टिकल प्रेजेंट होगा, उसको हम नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। बात करते हैं नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल 3 टाइप्स के होते हैं, फेस सेंटर, एंड सेंटर और बॉडी सेंटर। तो फेस सेंटर मतलब पार्टिकल कहाँ पे, एक तो कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा, उसके साथ साथ सेंटर ऑफ फेस पे, मतलब हर फेस के अंदर, मतलब हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं कि हमारे रूम की हर दीवार पे एक एक एटम प्रेजेंट होगा और उसके साथ साथ कॉर्नर पे भी प्रेजेंट होगा। एंड सेंटर पार्टिकल प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज सेंटर ऑफ एनी टू अपोजिट फेसिस, मतलब एक तो पार्टिकल कहाँ पे है, कॉर्नर प्रेजेंट, और साथ में किसी 2 अपोजिट फेसिस, मतलब इसमें सारे फेसिस पे नहीं, सिर्फ अपोजिट फेसिस, मतलब आमने सामने की दीवारों पर प्रेजेंट होगा, उसको हम एंड सेंटर कहते हैं। बॉडी सेंटर जब पार्टिकल प्रेजेंट एट कॉर्नर, मतलब एक तो पार्टिकल कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर पे, उसके साथ साथ कहाँ प्रेजेंट है, बॉडी के सेंटर पे, मतलब हमारे रूम के बीच में हवा में कहीं पर एक पार्टिकल लटक रहा है बीचों बीच, उसको हम कहते हैं बॉडी सेंटर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्रेवियस लैटिस। ब्रेवियस लैटिस क्या होता है, द 14 लैटिस कोरोस्पोंडिंग टू 7 क्रिस्टल सिस्टम, मतलब जो 14 लैटिस हैं वो कोरोस्पोंड करते हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम के, उसको हम क्या कहते हैं, ब्रेवियस लैटिस कहते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर, नेक्स्ट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, मतलब उस पार्टिकल के आसपास कितने पार्टिकल प्रेजेंट है, उसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन अ क्रिस्टल इज द नंबर ऑफ इट्स नियरेस्ट नेबर, मतलब उसके आसपास कितने नेबर या पार्टिकल प्रेजेंट है। अब यहाँ से हमारे न्यूमेरिकल शुरू होते हैं, तो उस न्यूमेरिकल करने के लिए आपको इन 3 चीज़ों का पता होना चाहिए। सबसे पहले नंबर ऑफ एटम इन सिंपल क्यूबिक लैटिस, मतलब सिंपल क्यूबिक लैटिस में कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है। सिंपल क्यूब क्या होता है, जिसके अंदर सिर्फ कॉर्नर पे, मतलब कहाँ पे, सिर्फ कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट होंगे। अब हमारे टोटल कॉर्नर कितने हैं, 8, टोटल कॉर्नर हो गए 8। अब हम ये 1/8 कहाँ से आया है, देखो हमारा हर एक कॉर्नर कितने नियरेस्ट कॉर्नर, मतलब कितने पार्टिकल के साथ शेयर होता है, इससे हम कितने पार्टिकल के साथ शेयर होते हैं उससे हम इसका पता लगा सकते हैं। जैसे हमारा एक कॉर्नर लेट करो आप स्टूडेंट्स, आप यहाँ से इसको और अच्छे समझ पाओगे, मतलब लेट करो कि हमारा ये एक कॉर्नर है, इसके साथ ही हमने एक रूम और बना दिया, तो कितने के साथ ये कॉर्नर कितने के साथ शेयर हुआ, 2 के साथ। अब लेट करो कि इन दोनों रूम के सामने एक और रूम आगे बना दिया, मतलब 2 रूम और इनके आगे बना दिए, एक रूम ये, एक रूम ये, तो ये कॉर्नर कितने के साथ शेयर हो चुका है, 4 के साथ। अब अगर हम लेट करें कि इन 4 रूम के ऊपर और 4 रूम बना दिए, तो ये कितने कॉर्नर के साथ शेयर हो गया, 8 कॉर्नर के साथ, मतलब हमारे ये एक कॉर्नर 8 पार्टिकल के साथ शेयर हो रहा है, 8 रूम्स के साथ शेयर हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर 1/8 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1/8 × 8 इज इक्वल टू 1। अब नंबर ऑफ एटम इन FCC, मतलब फेस सेंटर क्यूबिक, मतलब कहाँ पे, एक तो कॉर्नर पे प्रेजेंट है एटम और एक कहाँ पे है, फेस के सेंटर पे। हमारे टोटल कितने, एक तो कॉर्नर का तो हमारा देखो 1/8 × 8 1 हो चुका है, हम ऊपर देख चुके हैं उसको। अब फेस का कैसे पता करेंगे, फेस यानी कि हमारी दीवार, टोटल दीवार कितनी है हमारी, 6, एक रूम की टोटल 6 दीवार होती हैं, और हर एक दीवार कितने मैक्सिमम कितने रूम के साथ शेयर हो सकती है, 2 रूम के साथ। मतलब मान लो इसके रूम की, आपके जहाँ आप बैठे हो उसके सामने वाली दीवार उसके आपके सामने वाले कमरे के साथ शेयर हो सकती है, और किसी साथ शेयर नहीं हो सकती, मतलब 1/2 × 6, टोटल कितना आ जाएगा, 3, तो 1 + 3 = 4 एटम। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ एटम इन BCC, मतलब बॉडी सेंटर क्यूबिक, एक तो बॉडी के सेंटर पे और एक कॉर्नर पे प्रेजेंट है, कॉर्नर का तो 1/8 × 8 = 1, और बॉडी के सेंटर पे मतलब बीच में कहीं पर हवा पे लटका हुआ है, तो उसको वो किसी पार्टिकल के साथ शेयर नहीं है, मतलब कितना एटम है, सिर्फ एक एटम है, तो 1 + 1 कितने हो गए, 2 एटम, इसका आंसर हो जाएगा। अब हम न्यूमेरिकल करते हैं, तो बच्चों न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। हमने जो सोल्यूशन है उसमें सिर्फ जो हमारे नोट्स है उसमें सिर्फ सोल्यूशन दिया हुआ है, जो क्वेश्चन है वो आप प्रदीप की बुक में से देख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, ये पेज नंबर भी लिखा हुआ है यहाँ पे प्रदीप की बुक में, इस पेज नंबर पे वो क्वेश्चन है, पेज नंबर 1/13। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय एलिमेंट A and B हैज़ ए क्यूबिक स्ट्रक्चर इन विच
ए एटम आर एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब एंड बी एटम आर द फेस सेंटर, राइट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो वो क्या कहते हैं कि जो ए एटम है वो कहाँ पे है, कॉर्नर पे है, और जो बी एटम है वो कहाँ पे है, फेस पे है। अब देखो नंबर ऑफ एटम ऑफ ए इन द यूनिट सेल, मतलब कहाँ पे है, कॉर्नर पे है, तो 1/8 × 8 कॉर्नर का ये फॉर्मूला होता है, तो इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। नंबर ऑफ एटम ऑफ बी, तो बी कहाँ पे प्रेजेंट है हमारा, फेस पे, तो 1/2 × 6 क्या आ गया, 3। अब हमें फॉर्मूला ड्राइव करना है। फॉर्मूले के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, रेसो ऑफ एटम ए रेसो बी। ए और बी की रेसो क्या है, 1/3। तो हमारा मतलब ए की क्या है 1 और बी कितने हैं 3, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा AB3। ये हमारा आंसर हो गया, सिंपल सा न्यूमेरिकल था फ्रेंड। तो हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। अब हमारा सेकंड न्यूमेरिकल है, उसमें उसका क्वेश्चन है, अ क्यूब सॉलिड इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट एक्स एंड वाई। एटम वाई आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब एंड एटम एक्स एट द बॉडी सेंटर। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, व्हाट आर द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एक्स एंड वाई। तो हमें एक तो फॉर्मूला बताना है कंपाउंड को और एक उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ एटम ऑफ वाई कहाँ पर था, कॉर्नर पे, तो 1/8 × 8 इज इक्वल टू 1। और एक्स कहाँ पे था, उसके बॉडी के सेंटर पे, बॉडी के सेंटर पे हमारा कितना क्या फॉर्मूला होता है, ओनली 1 होता है, यानी कि एक एटम प्रेजेंट होता है। तो इसकी रेशो क्या होगी, x/y, मतलब 1/1। ये कट के हुआ फ्रेंड, 1/1। तो फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड क्या हो जाएगा, यानी कि एक्स की भी 1 और वाई की भी 1, XY। अब हमें बताना है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता था हमारा, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, मतलब जो बॉडी के सेंटर पे जो एलिमेंट है वो कितने पार्टिकल के साथ शेयर है, ये हमें बताना है। अब उसको हम ऐसे समझते हैं, ये हमारा एक क्यूब है, यहाँ पर हमारा बीच में एक बॉडी सेंटर पे एक पार्टिकल है, और हमारे यहाँ पे कॉर्नर पे सारे पार्टिकल प्रेजेंट है। अब इसके इस पार्टिकल के कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, मतलब इसके नेबर में कितने पार्टिकल प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 और फ्रेंड एक ये 8। तो टोटल हमारे कितने पार्टिकल प्रेजेंट है, 8। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 8। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कंपाउंड क्या हो गया, 8। तो स्टूडेंट हमने कुछ प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस नाम से एक सेक्शन है, उसके भी न्यूमेरिकल किए हुए हैं जो अनसोल्व होते हैं, उसको हमने सोल्व करके दिखाया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय एलिमेंट एक्स एंड वाई क्रिस्टलाइज इन द क्यूबिक स्ट्रक्चर वेयर वाई एटम आर एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब एंड एक्स एटम आर एट द अल्टरनेट फेस। मतलब एक्स एटम कहाँ पे, अल्टरनेट फेस पे। तो फॉर्मूला क्या होगा कंपाउंड का, हमें कंपाउंड का फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो हमें क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ एटम ऑफ एक्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल। जो एक्स एटम के नंबर ऑफ एटम है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, अल्टरनेट फेस पे, मतलब आमने सामने की दीवारों पे। अब आमने सामने कितनी दीवार हो सकती हैं, 2। और कितने के साथ शेयर होते हैं वो, 2 के साथ, तो 1/2 × 2 कितना आ गया, 1। और वाई एटम कहाँ पर प्रेजेंट है, वाई एटम हमारा कॉर्नर पर प्रेजेंट है, मतलब 1/8 × 8 इज इक्वल टू 1। तो फॉर्मूला क्या बना कंपाउंड का, XY, क्योंकि इनकी रेशो होगी 1/1। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है। तो फ्रेंड अगर हम समझ के करेंगे तो आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द नंबर ऑफ द एटम इन अ क्यूब बेस्ड यूनिट सेल हैविंग 1 एटम ऑन ईच कॉर्नर एंड 2 एटम ऑन ईच बॉडी डायगोनल। मतलब 2 एटम हर एक बॉडी डायगोनल पे प्रेजेंट है। तो क्या कहते हैं, नंबर ऑफ एटम एट कॉर्नर पे तो आसानी से पता चल जाएगा, मतलब 1/8 × 8 इज इक्वल टू 1। अब हम बॉडी डायगोनल की बात करते हैं। तो हमारे पास एक क्यूब के अंदर 4 बॉडी डायगोनल होते हैं, 4 बॉडी डायगोनल होते हैं, और उसने क्या कहा है, हर बॉडी डायगोनल पे 2 एटम प्रेजेंट है। ईच बॉडी डायगोनल कैरी 2 एटम एंड नंबर ऑफ एटम शेयर्ड बाय 1 यूनिट सेल, देयरफॉर नंबर ऑफ एटम एट बॉडी डायगोनल 4 × 2 इज इक्वल टू 8। मतलब 4 बॉडी डायगोनल होते हैं, 4 की अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो होता है 8। 4 बॉडी डायगोनल पे 2, हर एक बॉडी डायगोनल पे 2 एटम प्रेजेंट है। तो 4 × 2 इज इक्वल टू 8। टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो गए, 1 + 8 इज इक्वल टू 9। हमें टोटल नंबर ऑफ एटम बताने थे। आसान सा न्यूमेरिकल था फ्रेंड। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे देखते हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 3 है, ए कंपाउंड मेड अप ऑफ एलिमेंट ए एंड बी क्रिस्टलाइजेज इन द क्यूबिक स्ट्रक्चर। एटम ए are present at the corner as well as face center, whereas B are present at the edge center as well as body center. What is the formula of compound? तो हमें कंपाउंड का फॉर्मूला बताना है। तो क्या कहता है, नंबर एटम ए
नंबर ऑफ एटम ऑफ ए प्रेजेंट इन यूनिट सेल, कहाँ पे, तो कॉर्नर पे प्रेजेंट है और एक फेस पे प्रेजेंट है। कॉर्नर का फॉर्मूला होता है 1/8 इंटू 8 इज इक्वल, इसको कट करके 1 आ जाएगा, और जो फेस का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू 6, ये हो जाएगा 3, मतलब टोटल कितने एटम हो गए 4, यानी कि कितने एटम हो गए 4। अब हम बात करते हैं बी की, नंबर ऑफ एटम ऑफ बी प्रेजेंट इन यूनिट सेल, कितने कहाँ पे प्रेजेंट है वो, एक तो हमारे एज सेंटर पे, एज मतलब किनारों पे। अब हम बात करते हैं एज, अब अभी तक एज का कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आया था, तो एज हमारे कमरे का किनारा होता है, मतलब हमारे कमरे का हर एक किनारा। अब हमारे कमरे का एक किनारा 4 रूम के साथ शेयर हो सकता है, मतलब एक तो आमने सामने और एक उन दोनों रूम के ऊपर। तो हमारा एक किनारा कितने साथ शेयर हुआ, 4 रूम के साथ, तो 1/4 इंटू 12 इक्वल टू 3। अब 3 तो हमारे हो गए एच सेंटर के, और उसने एक कहाँ पे कहा था, बॉडी के सेंटर पे, मतलब 3 + 1 = 4। तो इसकी रेशो क्या बनेगी, 4:4। तो इसका फॉर्मूला रेशो मतलब ये कट, ये 4:4 से 1:1 में कट हो जाएंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AB, इसका आंसर है। लास्ट न्यूमेरिकल फ्रेंड, फोर्थ, इस 3 एलिमेंट PQRS क्रिस्टलाइज इन क्यूबिक सॉलिड लैटिस, मतलब अब हमारे पास 3 एलिमेंट है, अभी तक दो एलिमेंट आए थे, अब 3 आगे, जहाँ पे P एटम कहाँ पे है, कॉर्नर पे, Q एटम कहाँ पे है, क्यूब के सेंटर पे, और R एटम कहाँ पे है, सेंटर ऑफ फेस पे। तो हमें एक फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला कंपाउंड का बताना है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ एटम ऑफ P प्रेजेंट इन यूनिट सेल 1/8 इंटू 8 इज इक्वल टू 1, मतलब कहाँ पे था वो, कॉर्नर पे। नंबर ऑफ एटम Q प्रेजेंट इन यूनिट सेल, जो Q कहाँ पे है, हमारे बॉडी के सेंटर पे है, यानी कि 1, और R कहाँ पे प्रेजेंट था, फेस पे, 1/2 इंटू 6 इज इक्वल टू 3। तो रेशो क्या होगी, P रेशो क्या हो, रेशो R इज इक्वल टू 1:1:3, मतलब फॉर्मूला क्या होगा, PQR3, इसका आंसर है। थैंक यू फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमारे जो कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, आप अपनी Gmail ID हमारे कमेंट सेक्शन में लिख के दे दो, मैं पर्सनली आपके पास ये नोट्स सेंड कर दूंगा। और हम एक साथ ही फर्स्ट चैप्टर नहीं डाल लेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है और आप एक साथ करोगे तो बोर हो जाओगे। हम हर रोज़ हर एक वीडियो अपलोड करेंगे, थोड़ा थोड़ा काम करेंगे आगे आके, और आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फ्रेंड। और अगर आपको किसी भी न्यूमेरिकल में डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम उस पर भी आपको वीडियो अपलोड करके देंगे।